नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज हमारे बीच वो शख्स है जिन्हें वैसे तो किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम में उनका परिचय करवाने से पहले मैंने बार बार यह सोचा कि उन्हें क्या कहा जाए। 28 साल की उम्र में 60 साल के बुजुर्ग का बेहतरीन अंदाज में किरदार निभाने वाला अदाकार, रिटायरमेंट की उम्र में युवाओं जैसे जोश के साथ काम करने वाला इंसान, राष्ट्रभक्ति के लिए खुलकर किसी से दो दो हाथ करने वाला एक देशभक्त, पूरी ताकत से कश्मीरी पंडितों के हक की आवाज उठाने वाला शख्स जो कि खुद कश्मीरी पंडितों के दर्द का एक हिस्सा है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा समर्थक जिसने बीजेपी विरोधी पार्टियों में खुद अपने लिए कई विरोधी पैदा कर लिए हैं। हमारे बीच हैं जाने माने फिल्म अदाकार, मुखर वक्ता अनुपम खेर। प्लीज वेलकम हिम। आपके आते ही वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा पहचानते हैं मुझे ये। अच्छा पहचानते हैं, लेकिन हमने भी आपको थोड़ी पहचानने की कोशिश की। अनुपम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत। आप न्यूज़ 18 नेटवर्क के मंच पर आए और आज तमाम आरोपों पर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आप तैयार हैं। और मुझे नहीं पता था मैं यहाँ आरोपों का जवाब देने आया हूँ। तो जो आपके प्यार करने वाले, ज्यादा प्यार करने वाले आप पर लगाते हैं। लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ने की कोशिश करी, बहुत समझने की कोशिश करी, लेकिन पहले मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जिसके जो देखकर हम समझ पाएंगे कि अनुपम खेर कैसी शख्सियत है। अनुपम खेर राष्ट्रवादी भी हैं, देशभक्त भी हैं, बेहतरीन अदाकार भी हैं, और क्या क्या है देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? मैंने चुना आपको, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। वो साल 1984 का था, ये साल 2019 है। तब 30 साल के अनुपम ने रिटायर्ड बुजुर्ग का किरदार निभाया था। अब 64 साल के अनुपम की एनर्जी 28 साल के किसी भी युवा को कंपटीशन दे सकती है। दोस्तों, अगर महात्मा गांधी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। मुझे रिचर्ड एटनबरा ने गांधी फिल्म में नेहरू का रोल नहीं दिया, बट आई टोल्ड हिम डोंट वरी रिचर्ड, कुछ भी हो सकता है। इसी फलसफे पर चलते हुए अनुपम खेर ने करीब 4 दशकों में 500 से ज्यादा फिल्में, सैकड़ों प्ले, हॉलीवुड फिल्में और टीवी शो किए हैं। अनुपम खेर यानी जिंदगी है तो जारी है, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएससी तय करेगी। इनकी समझ में आएगा। पीएमओ मींस बिजनेस। सिनेमा ही नहीं, अनुपम खेर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी काफी मुखर हैं। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद असहिष्णुता ब्रिगेड के खिलाफ अनुपम खेर मजबूती के साथ खड़े रहे। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का खुलकर समर्थन किया। आज अनुपम खेर से कुछ बेहद दिलचस्प बातें होंगी। जानेंगे उनकी एनर्जी का राज, पूछेंगे उनका करियर प्लान, मोदी भक्ति की वजह। तो अनुपम खेर, एक बार फिर आपका स्वागत है। 35 साल, 515 फिल्में, प्ले, हॉलीवुड में काम, अमेरिकन टीवी शो। इस उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। अनुपम खेर किस चक्की का आटा खाते हैं? मैं मेहनत की चक्की का आटा खाता हूँ, ईमानदारी की चक्की का आटा खाता हूँ, और अब अपने बलबूते पर खड़े होने का जो मादा रखते हैं, निम्न मध्य वर्गीय परिवार से आता हूँ। और मुझे ये सिखाया गया कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि अगर आप मेहनत करो और आप ईमानदार हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और मैं उनका ये जो दिया हुआ मुझे एक किस्म की एक सीख जो है, मैं उसको कभी गलत प्रूव नहीं कर सकता हूँ। और हर कुछ सालों बाद अपने आप को इन्वेंट करना चाहिए। तो अभी मैं आपकी ये शो रील देख रहा था मेरी, तो मुझे लग रहा था 60 साल की उम्र में आपने अपने आप को रीइन्वेंट कर दिया पूरी तरह मुझे से। लगा जब मैं 60 साल का हुआ, मुझे लगा कि अब मुझे एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए जी।
आमतौर पे 60 साल की उम्र में लोग, एक तो खासकर मैं इस प्रोफेशन से हूँ, एक्टिंग के प्रोफेशन, जिसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होती है। आपका शरीर ठीक चलता रहे और आपका मस्तिष्क ठीक चलता रहे तो आप सालों साल काम कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन साहब से कोई नहीं पूछता कि भाई आप इतने साल तक काम कर रहे हो। और 60 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं डिफरेंट लगना चाहिए सबसे पहले तो। फिजिकली कैन आई चेंज माई सेल्फ, तो मैं लग गया। मैंने ज़िंदगी में कभी व्यायामशाला की शक्ल ही नहीं देखी थी। मैं बाहर से ही देखता था, मुझे लगता था एक्सरसाइज हो गई। फिर मैं पहली बार गया, योगा किया, मैंने व्यायाम किया, वेट्स किए, और मैंने 14 साल में हमने वो भी शॉर्ट सारे निकाले हैं आपके, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं, और वो तमाम बातें भी करी हैं। लेकिन आप एक महान कलाकार हैं, इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मुद्दे पे आना चाहते हैं। ये शुरुआत के क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ रहे हैं और मेरा पूरा सवाल जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहे। कह रहे मुद्दे पे आ जाऊं मैं। आप एक महान कलाकार हैं। मुद्दा तो अनुपम जी, जब आप सामने आते हैं तो मुद्दे तो कई सारे खुल जाते हैं, और इस इंटरव्यू के बाद भी कई मुद्दे बन जाएंगे। ऑफ कोर्स जी। आप एक महान कलाकार हैं, राष्ट्रवाद में बहुत मुखर रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप उसको लेकर करते हैं। आप प्रधानमंत्री सच्ची बातें करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े समर्थक भी हैं। जी। तो मैं आपको क्या मोदी भक्त कह सकता हूँ? हाँ, कह सकते हैं, इसमें क्या। आप कोई मतलब किसी ऐसे शख्स का भक्त थोड़ा कह सकते हैं जिसको देख के घबराहट हो जाए, जिसको देखकर आत्मग्लानि हो, जिसकी काबिलियत पे शक ना हो। ऐसे मैं सुनील गावस्कर का भी भक्त रह चुका हूँ। अगर किसी की प्रशंसा करना या किसी की काबिलियत की तारीफ करना उसको भक्त में स्लॉट किया जाए तो मैं तो आजकल तो कहने लग गए हैं, और आपने तो ट्विटर पे एक दिन खुद ही लिख दिया था कि हाँ मैं भक्त हूँ भाई। हाँ, उसमें मतलब लोग आपको डिफेंसिव करना चाहते हैं जी, कि अरे यार भक्त बोल देंगे तो आगे से तारीफ करना बंद कर देगा। मगर अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। मैं दिलीप कुमार साहब का भी भक्त हूँ। अगर किसी की काबिलियत को देखकर, मैं चार्ली चैपलिन का भी भक्त हूँ, क्योंकि उनको देख के उनके जैसा बनने की कोशिश करना अगर वो भक्ति कहलाता है तो फिर भक्त सही। एक सोशल मीडिया पे सवाल आया था कि आप राहुल गांधी के भी भक्त बन जाएंगे? एक मिनट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, मैं ये मजाक में तो अलग बात है, पर जिस दिन राहुल गांधी कुछ इस तरह का काम करेंगे जिसको देख के ऐसा लगना चाहिए कि वो पिछले 15 साल से तो उनको एक पॉलिटिशियन बनाने की कोशिश की जा रही है, 15 साल से, और 15 साल में ऐसा मुझे लगता नहीं, कोई ना कोई ऐसी ज़रूर बात करते हैं जो चूक जाते हैं। पर अगर मैं बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। मेरे तो नाटक का नाम है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल नहीं ऐसा हो सकता। जी, तो राहुल गांधी में आपको नेता क्यों नहीं नजर आता? राहुल गांधी जी को खुद में नेता नजर नहीं आता है। सीरियसली, आप मुझे बताइए, आप यहाँ बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको नजर आता है उनमें राहुल गांधी? सच्ची बताना। आजकल तो काफी कुछ वो नेतागिरी कर रहे हैं, काफी कुछ बोल रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, अपना वजन तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बैट उठा लूं तो लोग थोड़ा कहेंगे विराट कोहली है। तो उनको, अगर आपको मैंने बैट उठा लिया, अनुपम खेर ने विराट कोहली है यार, ये तो ऐसे थोड़ा कि माइक के सामने खड़े होने से थोड़ा कोई नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। जी, क्या ऐसा राहुल गांधी को क्या करना चाहिए कि युवाओं को वो प्रेरणा दें? आपको क्या लगता है, आप अगर राहुल गांधी को एक सलाह देंगे और वो इस कार्यक्रम के जरिए आपकी सलाह माने तो? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने आसपास के जितने भी चमचे हटा देने चाहिए। जी, उनको जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको शुरुआत ज़मीन से करनी चाहिए। ही शुड गो टू द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया एंड एक्चुअली रिलेट टू इंडिया। आज वो नहीं है जो आज से 5 साल पहले था, आज से 10 साल पहले था। पहले बहुत टाइम लगता था, आज हर साल वर्ल्ड चेंज हो रहा है। टेक्नीशियन, ये जो सोशल मीडिया है, इससे चेंज होता जा रहा है। उनको ज़मीन की कोई ज़्यादा समझ है नहीं। चलिए, मैं अब बॉलीवुड पर आता हूँ। एक तरफ बॉलीवुड में एक वर्ग है जो कहता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, दूसरी तरफ एक वर्ग जो है दो फाड़ हो गया, वो कहता है कि मोदी को हराने के लिए सब कुछ करना चाहिए। खुले तौर पर अपील की जाती है, लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है। आखिर ये बंटवारा क्यों है? ये बंटवारा जो हुआ है, ये 2014 में ही हुआ है जी। उससे पहले शुरू हुआ था। उससे पहले कोई बंटवारा नहीं था। पहले सब राजा की बात मानते थे,
सब रानी की बात मानते थे जी। पर जब एक ग्रास रूट लेवल से एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना अपनी मेहनत से 15 साल मुख्यमंत्री रहा और ग्रास रूट लेवल से प्रधानमंत्री बना तो बहुत सारे लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये शुरुआत हुई थी जब अमेरिका जाने का वीज़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना था, तो हिंदी फिल्म के या फिल्मों के कुछ जगत के और आर्ट जगत के कुछ लोगों ने कहा कि इनको वीज़ा नहीं, हमारे लोगों ने बोला। मैं बढ़ता हूं आगे और एक हमने आपका वीडियो निकाला है और वो कलकत्ता का वीडियो है जी। टेलीग्राफ के आप कार्यक्रम में गए थे, वहां पर आपको थोड़ा गुस्सा भी आ गया था। ये जो ओम नमः शिवाय आपने यहाँ करा वहां पर भी करा था। जी जी मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ और फिर आपसे कुछ सवाल लूंगा। आप सब वीडियो देखने के लिए तैयार हैं और अपने सवाल भी तैयार रखिएगा। आप लोगों के पास भी हम आएंगे और सवालों को लेंगे जो अनुपम खेर साहब के लिए आपके सवाल है वो वीडियो प्ले करते हैं। प्लीज प्ले दैट वीडियो। You ask about a man on the street. भैया intolerance और क्या intolerance उससे भी डिफिकल्ट वर्ड है असहिष्णुता। भैया हमारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है, मुझे नहीं बात करनी है intolerance। मैं तो काम करता हूं अपना। तो जो 5 स्टार होटल्स में जो वो कल्चर है, जो डायमंड के स्टड्स पहनते हैं, मैं उनको आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट देम। वो लोग बैठ के शैंपेन का गिलास सिप करते हुए बात करते हैं इंडिया हैज बिकम सच एन इंटॉलरेंट कंट्री। मैं वो प्रिपेयर करके नहीं आया हूं लिस्ट कि आपके लोगों ने क्या क्या बोला है। आई एम नॉट डिफेंडिंग दम, जिन्होंने बोला उनको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये गुस्सा क्यों आ गया था आपको इतना? जस्टिस गांगुली की स्पीच सुनी और इन्होंने कहा कि अगर मैं उस कमेटी में होता और जिसमें अफजल गुरु को फांसी की सजा तो शायद मैं ना देता। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा कि ये अफजल गुरु, आतंकी अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया था। तो मैंने अपनी स्पीच फाड़ के फेंक दी क्योंकि मुझे लगा ये फ्रॉड है जो मैंने लिखा है जी। क्योंकि मैं इस समय इनकी बातों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है और मुझे कुछ पता नहीं था। तो जैसे कहते हैं ना माता चढ़ गई जी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जी। वहां तक आप बात करिए, लेकिन ये ओम नमः शिवाय जब आपको गुस्सा आता है तब आप बोलते हैं? दादाजी बोलते थे कि गुस्सा आए तो ओम नमः शिवाय बोल दो, तो उससे गुस्सा जो है डिले हो जाता पर है। सेकुलर नहीं रहेंगे अगर बोलेंगे तो, अगर ओम नमः शिवाय बार सर मुझे तो बचपन से सिखाया गया ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम विश्वानि दुर्सा परिसाद, जो सिखाया गया है जी। अगर मैं किसी दूसरे परिवार में पैदा होता तो मैं वो बोलता। 2-3 चीजें जो मेरे दादाजी मुहावरे बोलते थे वो मुझे बड़े याद आते हैं। एक तो भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता जी। दूसरा कोई बहते हुए दरिया को कोई नहीं रोक सकता। ये आगे वाले जाके भारत के नेता होने वाले हैं, भारत के सपूत होने वाले हैं, बड़े बड़े कामयाब होने। एक बात हमेशा याद रखना, अपने बलबूते पर काम करना और जो आपको ठीक लगे, जो आपका सच हो वही सच सामने वाले के सामने बोलना। सामने वाले का सच आपका सच नहीं हो सकता है जी। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? काफी सारे हाथ खड़े हैं, एक सवाल ले लेते हैं। सर आपसे सवाल ये है मेरा कि जैसे कि आपको मोदी भक्त कहा गया है, तो आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की बायोपिक करना क्यों चूज किया? मतलब वो तो बीजेपी एंड दिस इज कांग्रेस। सो नहीं देखिए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में। आपका नाम क्या है? स्मृति सिंह। स्मृति, अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए एक होता है कलाकार का जो मुझे एज एन एक्टर मुझे चैलेंज लगे वो करना। मैंने तो अपनी फिल्मों में डॉक्टर डैंग का भी रोल किया है। मैं टेररिस्ट थोड़ा हूँ। मैंने आर्मी वाले का भी रोल किया है। मैं आर्मी में नहीं, मैं हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी। एज ए पर्सन आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए पर्सन, बट एज एन एक्टर मुझे लगा कि जब मैंने शुरू में मना किया था कि मैं मनमोहन सिंह जी का रोल नहीं करूँगा। मुझे लगा था कंट्रोवर्सी होगी, जो हुई, पर मुझे लगा एज एन एक्टर जब मैंने उनको चलते हुए देखा और उनको बात करते देखा, मुझे लगा ये बड़ा चैलेंजिंग रोल होगा। तो चैलेंजिंग रोल करने की वजह से मैंने किसी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी रोल पर इतनी मेहनत नहीं किया जितनी मैंने 8 महीने उस पर रोल पर मेहनत की। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं 5 फिल्मों के नाम गिनाऊं तो प्रोफेसर मिस्टर मनमोहन सिंह की परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द 5 बेस्ट परफॉर्मेंस। आपको मनमोहन सिंह इंसान अच्छे लगे? जब मैंने पढ़ा उनके बारे में। कमजोर हैं लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं और कमजोर है इंसान। अच्छा, एक सवाल, मोदी सरकार और मनमोहन सरकार में फर्क क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो? डूअर्स हैं। मोदी सरकार इज अ डूअर, but Manmohan Singh was not a doer because he had to wait for the
orders to come from फिल्म madam. में तो आप सोनिया गांधी से काफी डर रहे थे। आम जिंदगी में वो भी डर रहे थे उनसे। तो सच बोलना, एक तो सच की खासियत ये है कि अगर आपको सच बोलना है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक सवाल आपके बालों पर भी है, कोई पूछना चाह रहा था इधर से, कौन पूछना चाह रहा था? क्या सवाल है आपका? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अब इतने सारे हेयर ट्रांसप्लांट आ चुके हैं, आपने किसी हेयर ट्रांसप्लांट को ट्राई नहीं किया कि हो सकता बाल लग जाए इस उम्र में, बाल और शायद लगाने ब्लैक का भी लग आइडिया दे जाए? रहे हैं आपको? मुझे वीरेंद्र सहवाग जो जी ने उन्नत लगवा लिया। ललाट इससे है वो थोड़ा कहीं नजर आएगा। अगर मैं वो लगा इतने लेता बड़े-बड़े तो celebrity मैं यहाँ डर जाता, डर के आता। नहीं ठीक है, उनको ठीक लगता होगा, मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता कि आप तो गाना भी गाते हैं अपने बालों के ऊपर। नहीं, मैंने तो पूरे विदेश में, देश में बिना बाल के लोगों को मशहूर कर दिया है। और जितने भी यहाँ बाल वाले बैठे, मैं उनको बता दूं, दुनिया में 2 ही किस्म के मर्द हैं, एक बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज। तो आप सब जो है फ्यूचर बॉल्डीज हैं, पर वही सच है ना। आम जिंदगी में मैं अगर मैं विग लगा लेता या बाल निकाल लेता तो वो अपने आप से मैं झूठ बोलता। मैं नहीं कह रहा कि जो लगाते हैं दे आर हैप्पी विद इट, आई एम नॉट हैप्पी विद इट। आई थिंक जब मेरे पहली बार मैंने सारांश की थी तो सारांश मुझे मिली इस वजह से क्योंकि मेरे बाल कम थे, वरना 27 साल की उम्र में मुझे 65 साल के बुढ़े का रोल कैसे मिलता? पहला आपने तो अपने गंजेपन पे गाना भी एक बनाया हुआ, 2 लाइनें गुनगुनाते सर। ऐ मेरे बिछड़े बालो फिर से उग आओ सालो। आगे 2 लाइनें और जी। मैंने नहीं अपने ऊपर नहीं बनाया, ये मैंने बिना बाल के लोगों की गंजों की एंथम बनाई है। ऐ मेरे बिछड़े बालो फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान, जुल्म के पंजों में हूँ, मैं भी अब गंजों में हूँ, सर हुआ वीरान। जी चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि डरने डराने की बातें हो रही थी। मैं बात करता हूं अब आपकी धर्मपत्नी किरण खेर जी की। डरते हैं या नहीं डरते हैं? नहीं, हम दोनों में एक सच की ताकत है जी। ऑफ कोर्स ये एक जुमला, मैं इसको एज ए जुमला भी इस्तेमाल नहीं करता था कि मैं अपनी बीवी से डरता हूँ। आई थिंक हम दोनों बराबर के हैं। आई एम वेरी प्राउड टू बी मैरिड टू हर। शी इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन दैट आई हैव मेट। इतनी ऑनेस्ट है कि कभी कभी घबराहट होती है, उनकी ऑनेस्टी से डरता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि वो जब मेरी बुरी फिल्म देखती हैं तो 1 मिनट के लिए नहीं रुकती हैं कि होता ना कि मैंने भैया इसमें 50 दिन काम किया है, बहुत मैंने राजस्थान की गर्मी में काम किया था, दाढ़ी लगाई थी, विग लगाई थी। वो सीधा बोल देंगे कितना बकवास काम किया तुमने अनुपम। उनमें कोई तो वही उनका जो बेबाकपना है वो सबके साथ है। वो आपके साथ भी ऐसी होंगी, सिकंदर के साथ भी वैसी है, अपनी बहन के साथ भी वैसी है, और अपने लोगों के साथ भी वैसी है। आई रिस्पेक्ट दैट, आई रिस्पेक्ट हर ऑनेस्टी। सर आपने एक बायोपिक अभी बनाई है, सर अगर आप इतना एक्टर है तो कल को अगर आपकी बायोपिक आएगी तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एक्टर आपका बेस्ट वो किरदार निभा सकता है? आपकी बायोपिक अगर मेरी बायोपिक मैं स्टेज पर करता हूँ, उसका नाम है कुछ भी हो सकता है। आपके सवाल का जवाब देने के लिए अभी तो मैं एल्डरली पोर्शन तो अभी भी मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। यंगर पोर्शन आई लाइक रणबीर कपूर एज एन एक्टर। आई विल बी रणबीर हैज ए ग्रेटनेस अबाउट, बाकी एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, मगर रणबीर जो है अंदर के नुआंसेस भी ढूंढ के लेके आ सकता है। मैंने पहले इसके बारे में सोचा नहीं था, अभी आपके सवाल के बाद मुझे एहसास हुआ कि हाँ, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड ही विल बी आल्सो वेरी हैप्पी टू डू माय बायोपिक। आतंकवाद की बात हो रही है, हिंदू आतंकवादी थे? हिंदू आतंकवादी है? सर हमारे पर 1000 साल से ज़्यादा राज किया गया है, पहले मुगलों ने, उसके बाद अंग्रेज़ों ने। हम क्रांतिकारी हो सकते हैं सर देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। कमल हसन है आप ही की फ्रेटर्निटी के, उन्होंने बोला नाथूराम गोडसे पहले हिंदू आतंकवादी थे। नाथूराम गोडसे वाज एन assassin. Now he can call it anything. Let him call all other people. उनका रिलीजन बता के बोलें कि वो, अगर हिम्मत है तो वो बोल के बताएं। क्यों इस देश में हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया? क्या एक समुदाय के वोट पाने के लिए ये सब कुछ हुआ? क्या ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा थी? I am a victim of terrorism. My family, maybe not directly me. हम कश्मीर से 19 जनवरी 1990 को 4 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर बाहर चले गए। We are refugees for the last 29 years in our own country. एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 65 साल के
आपने 28 साल की उम्र में 65 साल के बुजुर्ग का रोल किया और अब आप 64 के हो गए हैं, तो 28 साल वाली उम्र में आप लौटने की कोशिश कर रहे हैं। वो वीडियो मैं प्ले करता हूं, आपका जिम वाला वीडियो है, आपको दिखाते हैं और फिर आपका रिएक्शन लेते हैं। 24 साल 28 साल के बनना चाहते हैं। सर क्या है कि मेरे को हमेशा इस बात से मुझे अच्छा लगता है कि जो दुनिया कह सकती है नहीं हो सकता है, मैं हमेशा उसको प्रूव करना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है। देखिए सिर्फ इसका उदाहरण ये नहीं है, इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। अच्छा ये कैसे, ये सोच आपने क्यों सोचा कि मेरे को अब जिम करना है, अब मुझको बिल्कुल फिट हो जाना है और मुझे अक्षय कुमार सलमान खान से मुकाबला करना है? क्योंकि जब मैं 60 साल का हुआ तो मुझे लोगों ने कहा पार्टी दे पार्टी दे। मैं किस चीज़ की पार्टी दे? तू अभी 60 साल का हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया। मैंने हट, क्यों हो गया, ये क्या मतलब हुआ? हम आपके कौन, आप फिल्म कर रहे थे, उससे पहले आपको पैरालिसिस हो गया था, फेशियल पैरालिसिस हो गया था, लेकिन आपने फिल्म की शूटिंग करी थी। ये कमिटमेंट है अनुपम खेर की काम के प्रति। मुझे लगता है कि आदमी की कमजोरी वो तब तक कमजोरी नहीं है जब तक वो उसको एक्सेप्ट ना कर ले। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो कमजोरी, वरना कमजोरी नहीं है। कैसे तो एक दिन मैं अनिल कपूर साहब के यहाँ खाना खा रहा था। उनकी वाइफ सुनीता ने मुझसे कहा कि अनुपम ये तुम एक आंख से पलक नहीं झपक रहे हो। तो मुझे लगा कि थक गया होऊंगा शायद, पर जब मैं दूसरे दिन ब्रश करने लगा तो पानी अपने आप मेरे होंठों से निकल रहा था। और फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और फिर मुझे लगा कि थोड़ा चेहरा टेढ़ा हो रहा है। फिर मैं यश चोपड़ा जी के घर गया, मैंने कहा यश जी मेरा चेहरा कोई लेफ्ट में ज़्यादा ही शिफ्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर सिंगल एक बहुत बॉम्बे हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको फेशियल पैरालिसिस है, आप 2 महीने तक घर जाकर ये दवाइयाँ खाइए और फिजियोथेरेपी करवाइए और आप कुछ नहीं कर सकते। उस दिन जिस दिन ये हुआ, उस दिन हम आपके कौन के वो सीक्वेंस की शूटिंग होने वाली थी जिसमें वो पिलो नहीं बांटते हैं, पिलो करते हैं फिर अपने, उसकी शूटिंग थी। तो पहला दिन था, तो पूरी कास्ट थी, 15-16 दिन का सेट लगने वाला था। तो जब मैं उनके कमरे से बाहर निकला तो जब मैं गाड़ी में बैठा तो अब मैं घर की तरफ बोला कि घर की तरफ गाड़ी ले लो। अब मैं सोच रहा था मैं क्या कहूँ, कैसे 2 महीने की शूटिंग नहीं करूँ और क्या करूँगा। तो मुझे लगा कि और मेरा चेहरा ऐसा था चेहरा, तो मैंने कहा अगर मैं आज घर चला जाता हूँ 2 महीने के लिए, मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर समझ जाएंगे यार ऐसी सिचुएशन में ठीक है हम दोबारा सेट लगा लेंगे यार, खड़ा रखेंगे। बट अगर मैं घर चला जाता हूँ आज, तो मैं पूरी जिंदगी जब भी मुझे कोई परेशानी होगी मैं घर चला जाया करूँगा। तो मैंने कहा मैं तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। कैसे किया आपने वो, मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जब आप एक्टिंग कर रहे थे। If I talk to you like this, Amish, you will not be able to understand what I am trying to say. ये हिम्मत थी आपकी। और मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनके साथ ये हुआ है। जिस चीज से आपको इस सब की प्रेरणा मिली, आपकी माँ, उनसे आपका जो प्यार है, उनसे जो आपका दोस्ताना अंदाज है, वो देश को भी बहुत पसंद है। वो मैं विजुअल प्ले करता हूँ, एक विजुअल उसमें से मैं प्ले कर रहा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। आज पहली बार नेशनल टीवी पर हम आपकी माता जी को भी लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छे, शी विल बी वेरी हैप्पी। मेरा प्ले है, कुछ भी हो सकता है। टेंशन में हूँ मम्मी। ये कौन है? नहीं मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा कल प्ले है, कुछ भी हो सकता है, टेंशन में हूँ। नहीं टेंशन नहीं लेना, मुझे मत बोल। क्यों? मुझे तेरे से ज़्यादा नहीं होता। प्ले मैं कर रहा हूँ, आपको टेंशन क्यों हो रहा है? क्यों? आपको इनकी डांट खाना, मजाक करना, हंसी मजाक करना और दुलारी रॉक्स कहना पसंद है। क्या हुआ था कि एक दिन आज से 2-3 साल पहले मम्मी कोई बात कर रही थी, तो मैं उनको ऐसे शूट किया उनका मैंने वीडियो और मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे मेरी दादी ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है। तो मैंने ये डाला तो ये, और मुझे हम बोलते हैं ना, और दैट पर्सन रॉक, यू आर ए रॉक स्टार। तो मुझे लगता है कि मेरी माँ बहुत बड़ी रॉक स्टार है, क्योंकि एक तो वो साफ बोलती हैं, वो कुछ छुपाती नहीं, फिल्टर नहीं करती हैं। उससे पहले ऑडियंस की एक गुजारिश थी जो ऑडियंस ने करी थी कि कुछ आप एक्ट करके दिखाएं, कुछ आप कह के सुनाएं, अगर आपको कोई किरदार बहुत पसंद हो। है कि नहीं है भाई? अब क्या इनको क्या करेंगे अब आप बोलेंगे है कि नहीं, तो वो थोड़ा बोलेंगे नहीं, पहले से बोल रहे हैं ये भाई। देखिए अनफॉर्चुनेटली डायलॉग मेरा एक डॉक्टर डैंग का ही मशहूर हुआ है जी।
है ना। बाकी तो जो उसमें सारांश का डायलॉग था वो तो थोड़ा सीरियस है जी। मेजर लाठी का तो आपने देख लिया। मेजर लाठी नहीं, मुझे उसके डायलॉग याद नहीं, डॉक्टर डैंग का याद है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। चलो। राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर। डॉक्टर डैंग को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब जब तक तुम जिंदा रहोगे इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। राणा, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। ये कुछ ऐसा। चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर है और ये आखिरी सवाल है और इसके लिए आप तैयार हो जाइए। क्या है ये सवाल ये है, आपके सामने मैं कुछ नाम लूंगा, नामों को सुनकर जहन में जो पहला ख्याल आता है आप दर्शकों को बताइए। इस प्रश्नोत्तर में हम लोग खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा है, राहुल गांधी। राहुल गांधी का जब मैं नाम लेता हूं तो जहन में क्या ख्याल आता है? भटका हुआ राही। भटका हुआ राही। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम। मंत्र याद आते हैं उनको देख। मंत्र याद आते हैं। अब पुराने वाले ख्यालात बदल गए हैं आपके? नहीं, मंत्र याद आते हैं। मंत्र याद आते हैं। नसरुद्दीन शाह, ब्रिलियंट एक्टर। ब्रिलियंट एक्टर। मायावती। मुझे मायावती जी के, जब मैं लखनऊ जाता था तो मुझे बड़े बड़े उनके पार्क नजर आते हैं, हाथी के वो जो बनाए हुए थे उन्होंने, वो सिंबल हो गया। एक ख्याल क्या आता है? वही सिंबल है आपको लगता है? वही सिंबल है। प्रकाश राज। You know, the problem is that I cannot be dishonest. I like him as an actor. But I think he needs to sort of find out other ways of. I would like to see him showing nationalism of the kind of nature that he needs to show. बहुत बहुत शुक्रिया जनता जनार्दन आपका भी यहाँ पर आने के लिए, अपनी राय देने के लिए। जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। जनता को नेता पर विश्वास, सरकार पर देश को विश्वास, और यह भी एक विश्वास ही है कि देश के करोड़ों लोग हमारे शो को देखते हैं और बेहद पसंद करते हैं, इसलिए नंबर 1 है। और आज का हमारा ये स्पेशल एडिशन पूरी तरह विश्वास से भरा है, क्योंकि आज हमारे बीच जो खास मेहमान हैं उनके पागलपन पर भी लोगों को विश्वास है, उनके दीवानेपन पर भी युवा पीढ़ी को भरपूर विश्वास है, उनकी जुबान पर साक्षात सरस्वती का वास है। कवि से लेकर नेता तक उनके हर अंदाज पर लोगों को विश्वास है। वो राष्ट्रभक्ति की मुखर आवाज है और हिंदी की पताका पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। साधारण परिवार से आसमान की ऊंचाई तय करने वाले आज हमारे बीच हैं जाने माने कवि, मुखर वक्ता और थोड़े बहुत नेता भी, कुमार विश्वास। प्लीज वेलकम कुमार विश्वास। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। बहुत अच्छा, बैठिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक साधारण परिवार में जन्मे कुमार विश्वास इस बुलंदी तक पहुंचे हैं कैसे? संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। ये आवाज, ये अल्फाज और ये अंदाज किसी पहचान के मोहताज नहीं। मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन। कोई इन्हें दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है, लेकिन माँ सरस्वती इनकी जुबां पर बसती है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये वो दौर था जब अंग्रेजी शान की पहचान बनती जा रही थी और हिंदी अपने ही देश में कहीं खो सी गई थी, लेकिन कुमार विश्वास ने हिंदी की लौ बुझने नहीं दी। करीब 31 साल से कुमार पूरे विश्वास के साथ हिंदी का परचम
हिंदुस्तान ही नहीं, 7 समंदर पर भी लहरा रहे हैं। हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। 2 सितंबर 1988 को पहली बार मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले कुमार विश्वास की राह इतनी आसान भी नहीं थी। जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें अगर आप पीछे मुड़कर ये देखें कि हम चले कहां से थे, तो बहुत अच्छा होगा कि आपको आने वाले कल का रास्ता पता चल जाए। गुर्बत में बचपन बीता, पिता की मर्जी के खिलाफ विज्ञान की पढ़ाई छोड़ी और हिंदी की साधना शुरू की। नाम ऊंचा हुआ तो देश के 28 कवियों ने कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन कुमार विश्वास पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस उठ जाती है, तभी पगली लड़की के दिन, तभी पगली लड़की के दिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के दिन मरना भी। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रूह 13 साल के लंबे अंतराल के बाद कुमार विश्वास की किताब फिर मेरी याद लोगों के दिलों में जगह बना रही है। वर्षों के इंतजार के बाद मेरी किताब आई है, आपको पता है, फिर मेरी याद। आज कविराज कुमार से दिलचस्प बातचीत होगी, कवि विश्वास की कविताएं भी होंगी और जानेंगे उनसे कुमार विश्वास अब किसके साथ। विश्वास साहब, पुराने वीडियोस देखकर कैसा लगा? नॉस्टैल्जिया है, और देखिए क्या है कि सफलताओं की कहानी बनती हैं, असफलताओं की कहानी नहीं बनती। तो ये तय है कि मेरे जैसा सपना देखने वाले या मेरी तरह संघर्ष करने वाले इस देश में लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं। उनमें से कुछ को सफलता मिल जाती है तो वो आपके साथ बैठ के स्टूडियो में और बड़े बड़े चैनल्स में बात कर लेते हैं। जो नहीं करते हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, उनसे सिर्फ ये निवेदन है कि वो मायूस ना हो, बस ये ध्यान रखें कि शायद प्रयास ढंग से नहीं हुआ, एक बार फिर करें। क्योंकि मेरे यहाँ पहुँचने में भी और थोड़ा सा और आगे पहुँचने जहाँ का मन है, जहाँ की महत्वाकांक्षाएं हैं, वहाँ एक रात नहीं लगी। ये जो आपने बोला ना कि 31 साल पहले पढ़ा था, तो ये बोलने में तो 1 सेकंड गया कि 31 साल पहले पहला प्रोग्राम पढ़ा था जी, लेकिन वो 31 साल तो अपनी तरीके से चले ना। आपकी कविता भी एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि कुछ की सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी। तो वो जो 28 कवि जिन्होंने मना किया, जिन्होंने लेटर्स लिखे, जिन्होंने अपयश फैलाया, जिन्होंने 28 ने मेरे खिलाफ लिखा, उन्होंने मेरे से पहले बहुत संभावनाशील कैरियर्स की हत्या की थी। एक आरोप तो हमारा भी है कि आप हिंदी के कवि हैं, हालांकि हिंदी, और आप स्टाइलिश इतने हैं कि आप अपनी किताब जाके कपिल शर्मा के शो में लॉन्च कर देते हैं, तो तकलीफ तो होगी लोगों को। नहीं, देखिए, एक तो मेरा इस बात से विरोध है कि अगर अंग्रेजी का एक लेखक जी अपने लुगदी साहित्य के लिए, जो बिल्कुल लुगदी टाइप साहित्य है, लड़का लड़की से मिला, फिर वहाँ पिज्ज़ा खाया, फिर कार में बैठ गया, फिर कार की खिड़की बंद हो गई, फिर कार हिलने लगी, फिर क्या है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरे भी दोस्त हैं। अगर उनको एक किताब के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, प्रकाशक देता है कि 5 करोड़ रुपए, तो पूरी तरफ चर्चा होती है कि अच्छा देखिए अंग्रेजी में उपन्यास लिख रहे हैं 5 करोड़। पर अगर कुमार विश्वास पैसे मांगते हैं या लेते हैं, तो फिर तो हिंदी का दारिद्र बोध ऐसा क्यों बना दिया है कि हिंदी का मतलब मरे गिरे होने चाहिए, झोला लटका हुआ हो, मुंह लटका हुआ हो, है ना, और वो ऐसे ना आए, वो कहें कि बस आपकी कृपा है। हिंदी स्वाभिमानी माँ है, संघर्षशील माता है, और उसके बेटों ने तपस्या से कमाया। आपने चंद दिनों पहले एक ट्वीट किया था, उसको मैं पढ़ देता हूं। ऐसा नहीं है कि दिल में कोई आरजू नहीं है, 100 आरजू जमा है मगर उसमें तू नहीं है। आपकी कौन सी आरजू है जो दिल में तो है लेकिन अधूरी है? आज जरा बताइए दर्शकों के सामने। देखिए, चाणक्य ने कहा है, संतुष्टा द्विजा नष्टा असंतुष्टा च महीपति। द्विज मतलब पढ़ने लिखने का काम करने वाला। पढ़ने लिखने का काम करने वाला आदमी अगर संतुष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाता है। मैं हर कविता गजल लिखने के बाद 3-4-5 दिन उसकी खुमारी में रहता हूँ कि कमाल हो गया, वाह क्या लिख दिया है, हमसे आगे तो कोई पैदा ना हुआ था ना हुआ है जी। उसके 3-4 दिन बाद मैं किसी का शेर पढ़ता हूँ, किसी नए लड़के का, कल परसों लिखना शुरू किया इस बच्चे ने, और मुझे लगता है कि अरे यार ये तो इससे तुझसे आगे लिख दिया इसने। मैंने कृष्ण पर 2 छंद लिखे, बड़ा खुश मैंने एक लड़का सुना बम्बई के पास का, जुबैर अली ताबिश, 25-30 साल का लड़का है, इस्लाम मानने वाला है। जन्माष्टमी से पहले उसने मुझे शेर भेजा, मैं तो रोने की स्थिति पे आ गया। बंसी सब सुर साधे है, बंसी सब सुर साधे है, एक ही धुन पर बाजे है,
हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है जी। तो ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आपने रामायण को एक नए अंदाज में पेश करना शुरू किया है। इसके लिए वाकई आपके लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत इस युग में आप इस देश को, इस देश की संस्कृति के साथ जोड़ने का बहुत जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप रामायण को उसी तरह से युवाओं को सुना रहे हैं जैसे आप अपनी कविताएं सुनाते हैं। अपने अपने राम का ख्याल आपको कहां से आया? ये मुझे इसलिए आया कि मेरे घर में बच्चों ने ये पूछा, परिवार के बच्चों ने, राम पर मैं कुछ बोल रहा था 3-4 वर्ष पहले, तो एक लड़की ने, हमारे घर की भतीजी ने मुझको कहा कि चाचा बाकी सब ठीक है बट डोंट यू थिंक कि राम को, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जंगल में नहीं भेजना चाहिए था? तो उसने मुझसे सवाल किया और मुझे लगा इस पर एक नए सिरे से बातचीत होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण में जो बिना लक्ष्मी के नारायण को देखते हो वो नारायण के नहीं है। गौरी शंकर में जो बिना गौरी के शंकर को देखते हो वो शंकर के नहीं है। राधा कृष्ण में बिना राधा के जो कान्हा को देखते हो वो कान्हा के नहीं है। और ऐसे ही सीता राम में बिना सीता के सिर्फ राम का उपयोग करते हो वो राम के नहीं है। जी। तो इस पे काफी लोग नाराज हैं। राम पर कुछ सुना दीजिए। मैंने लिखा था वो मैं सुना देता हूं कि राम मनुष्यता के सबसे बड़े सपने हैं और उनसे बड़ा सपना भारत ने नहीं देखा, विश्व ने नहीं देखा। तो मैं सुनाता हूं आपको कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, जिव्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, मानवता की खुली आंख के। मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, अपने 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 राम। तो राम अपने अपने हैं, बहुत शानदार। मेरे अपने हैं, इनके अपने हैं, जो देख रहे हैं उनके अपने हैं। बिल्कुल। अब जो देख रहे हैं उनके पास भी चलते हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल अच्छा, जानना चाहता हूँ कि आप किस चक्के का आटा खाते हो कि आपकी उम्र बढ़ती नहीं है? अब बताइए अब कुमार भाई। मैं पतंजलि नहीं बोलूंगा वरना बाबा का ब्रांड टूट जाए। सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए और कोशिश करिए कि नकारात्मकता दुनिया में बहुत है, मेरे जीवन में भी खूब सारी है और मतलब लिपटी रहती है जैसे छुटाई है तो लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहिए, तो जो करेंगे वो आपके चेहरे पे आ जाएगा। अब आज जाके आप कुछ लोगों का चेहरा देखिएगा, राजनीति में देखिएगा, जिंदगी में देखिएगा, टीवी पे जो बहसें करते हैं उनके चेहरे देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं, अंदर जो कुछ चल रहा है वो उनके चेहरे पे आ गया होता है। कईयों की तो आंखें चैनल में यूं गोल गोल हो गई हैं, वो 5-6 साल से लगातार टीवी पे ही बैठे हैं, शाम को 6 बजे बैठ जाते हैं, 11 बजे तक जय 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 करते रहते हैं। तो पॉजिटिव रहना चाहिए। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवान कभी। सुंदर गाना भी बनाया है और उसको आपने गाया भी। मैं चाहता हूं कि उन तमाम सैनिकों के लिए, उन तमाम देशवासियों के लिए जिनकी छाती 370 हटने के बाद चौड़ी हो जाती है, अगर आप सुना पाएं तो मैंने कश्मीर पे एक गीत लिखा जिसमें मैंने कश्मीरी भाइयों और बहनों को, जो इसको टीवी को देख रहे हैं, आपके प्रोग्राम को देख रहे होंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, लगभग हमारे 10 चैनल्स के माध्यम से। तो बहुत आभार। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी केवल सरकार की, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, अजीत डोभाल की नहीं है, जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी है।
जिन लोगों ने भी ये कहा कि हम कश्मीर में मकान खरीदेंगे, वो इस देश के खिलाफ हैं, वो इस मोहब्बत की मुहिम के खिलाफ हैं। मैं कश्मीर में मकान कभी नहीं खरीदूंगा। कश्मीर के हर शायर का घर मेरा है, कश्मीर के हर लेखक का घर मेरा है। उसके घर में जो एक कोने में जगह होगी, वहां जाके लेटूंगा, 4 गज़लें उसकी सुनूंगा, 4 अपनी सुनाऊंगा। जिन लोगों ने भी ये बात कही वो बिल्कुल गलत बात कही। तो मैंने कश्मीर के लोगों में आत्मविश्वास भरने के लिए एक गीत लिखा था। कश्मीर से हमारा जुड़ाव क्या है, उस पर मैं उसका एक बंद सुना देता हूँ कि ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, कभी ललदद ने राबिया ने भी गाया है तुझे, कभी ललदद ने राबिया ने भी गाया है तुझे, बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे, तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल, माँ के माथे पे चमकते हुए पावन आंचल, माँ के माथे पे चमकते हुए पावन आंचल, तेरी सरगोशी पे कुर्बान तेरा पूरा वतन, तेरी सरगोशी पे कुर्बान तेरा पूरा वतन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। अब जब इनका आपके इस गाने का जिक्र आया, इस छंद का जिक्र आया, तो अगर मैं आपसे नहीं गवाऊंगा तो मुझे तो ट्विटर पे लोग छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ये तो बहुत मशहूर है, सबने सुन रखा है, सबने सुन रखा है, सबने नहीं, पूरे देश का सुन रखा है, लेकिन इस मंच पर लोग सुनना चाहते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती आप क्या आवाज से सुनना चाहते हैं? मैं तुझसे ये तेरा बोल सियावर रामचंद्र की। मैं क्या सुनाऊंगा, सबको याद है। चलिए मैं आपकी किताब पर वापस लौट कर आता हूं। मैंने सुना है कि फिर मेरी याद किताब में आपकी पगली लड़की आपसे संवाद कर रही है, क्या कह रही है वो? आप पढ़िए किताब और पढ़ने के बाद बताइए, सुना दीजिए ना, पढ़ने के बाद बताइए कि क्या है इसमें। कई कविताएं तो ऐसी हैं जो बहुत अलग है। जैसे मैं एक बार IIT BHU गया था, तो मैं पगली लड़की पढ़ के बाहर आया, तो पीछे 2-3 लड़कियां थी, तो मुझे लगा ये प्रशंसा में ही सब मिल रहे हैं, ये मिलेंगी, वेरी गुड सर। तो उसने एक ने मुझसे कहा कि आप क्या ये करते रहते हो, आपको शर्म नहीं आती? तो मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? तो बोले आप उस लड़की को गली गली जाके सुनाते हो कि वो पगली लड़की ऐसी, उसके बारे में सोचो, कभी फ़ोन किया है उसे, कभी मिले हो उसे? मैंने कहा फ़ोन तो नहीं किया। तो बोले जब तक उसकी ओर से कविता नहीं लिख लो तब तक मत पढ़ना। वो कह के वो लड़की चली गई। मुझे भी लगा कि यार ये तो बात है। तो इसमें मैंने एक कविता लिखी है, मनोज वाजपेयी ने कपिल शर्मा शो में सुनाई भी थी, मुझे अच्छी भी लगती है, मैं आपको सुनाता हूँ कि अजब सी ऊब शामिल हो गई है रोज़ जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी ही आहट, परवाह कर सकते हैं आप? महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी ही आहट पर, हज़ारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक सब की सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमटकर हाथ बन जाने को मचली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों में एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन। चलते चलते कुछ गुनगुनाना पड़ेगा आपको, कुछ तो गुनगुनाना पड़ेगा। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवान कभी, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।